इन लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द अर्थक्वेक, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था. व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? एग्जैक्टली अर्थक्वेक होता क्या है? तो एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स विच आर फाउंड इनटू द अंडर डेप्थ ऑफ द अर्थ. इन द सेंस हमारी जो अर्थ है वो लेयर्स में बनी हुई है, जिसको बोला जाते हैं प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स. एंड दिस प्लेट्स आर इन मोशन. वो बहुत धीरे 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 मोशन करते हैं, और जब ऐसे मोशन से वो एक दूसरे से टकराते हैं या एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, तब एक जर्क प्रोड्यूस होता है, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और उसी से होता है अर्थक्वेक. So it's a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for very short time. Very short time. कभी 1 मिनट 2 मिनट तक नहीं चलेगा ये कुछ सेकंड के लिए होता है. 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, बस, उसे ज़्यादा नहीं. अगर ज़्यादा होगा तो लगभग वो जो जहाँ पर जिस जगह पर ये आया होगा वो तबाह, जोरदार वर्ड, ख़त्म हो जाएगी. ठीक है. It is caused by a disturbance deep inside the earth's crust. तो अर्थ क्रस्ट क्या होता है? जहाँ पर हम हैं सबसे ऊपर का लेयर, उसको बोला जाता है क्रस्ट लेयर. ठीक है. और क्रस्ट के नीचे वाला जो है वहाँ पर ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, और फिर वो वाइब्रेशंस ऊपर तक आते हैं, जिसको हम कहते हैं अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक्स अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ. ये हर टाइम होता रहता है, पूरी दुनिया में होता रहता है. नॉर्मल प्रोसेस है ऐसे. लेकिन इतने छोटे वाइब्रेशंस होते हैं जो हमें फील नहीं होते, लेकिन अगर कुछ बड़े वाइब्रेशंस आ जाए तो ही वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. एंड दे आर नॉट इवन नोटिस्ड. ये हम नोटिस नहीं करते. दिन में भी कई बार आते होंगे, और कुछ ऐसे प्लेसेस जो डेंजर जोन में आते हैं वहाँ पर तो दिन में 50, 60, 70, 80, 100 कितने टाइम आते रहते हैं, लेकिन बहुत कम होंगे. 1, 2, 3 रेक्टर स्केल पे जो होते हैं. हमें फील वही होंगे जो 5 के ऊपर होंगे, उसके नीचे वाले हमें फील भी नहीं होते हैं. दे आर नॉट इवन नोटिस. मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट. जो मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं, जो बड़े अर्थक्वेक्स जो आते हैं वो बहुत कम आते हैं. जैसे देखो अभी गुजरात की अगर बात करें तो 2001 में आया था, नॉट इज 2021, मतलब 20 साल हो गए, कुछ फील नहीं हुआ. ठीक है. और 2001 के पहले पता नहीं कब आया था. तो इतना वेरी लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तब वो सालों का बदला लेकर जाते हैं साथ. दे कैन कोज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल. सारे जो स्ट्रक्चर्स, कंस्ट्रक्शंस हैं, उन सबको वो डैमेज कर देगा. इवन दो पीपल्स की आवाज़ आती है. देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जैसे अगर आप कहें कि भाई जो भुज वाला जो था 2001 में, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वेर डेड एट दैट टाइम. अगर आप भुज में जाएं और कहीं किसी घर पे जाएं तो नहीं वो फ़ोटो लगाई होती है जिसके बाद हार लगे होते हैं. हर घर में हार देखने को मिलेंगे, नंबर्स ऑफ पीपल, क्योंकि आप कुछ देखेंगे उसमें नीचे लिखा होता है ना वो स्वर्गवास तारीख, तो 26 जनवरी होगा 2001. 26 जनवरी 2001 सब एक ही दिन में गए थे. तो नंबर्स ऑफ पीपल, क्योंकि पूरे गांव के गांव, बिल्डिंग के बिल्डिंग सब तबाह हो चुका था उस समय में. अगर अभी आप जाए भुज में तो सारे नए बिल्डिंग हो गए, नए घर होंगे, वो सब टूट चुका था, बर्बाद हो चुका था. ठीक है. तो जब ये आते हैं तब वो आपको सोचने का समय नहीं मिलता है, भागने का समय नहीं मिलता है. अर्थक्वेक आएगा मतलब ख़त्म. यू डू नॉट हैव टू इनफ टाइम टू गेट एट अ सेफर प्लेस. आप ऐसा सोचेंगे मैं भाग के चला जाऊँगा, कहाँ जाएंगे? जब बिल्डिंग ही गिर रही है तब भागेंगे कहाँ? ठीक है. अर्थक्वेक कैन कोज फ्लड, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीस ऑल्सो. इससे अब अगर ये अर्थक्वेक समंदर में आता है तो वहाँ पर सुनामी आ सकती है. सुनामी भी आई थी शायद 2005 में, आई थी 5 में या 2007 में सुनामी आई थी यहाँ पर नीचे साउथ में. ठीक है. तो वही चीज़ होती है. अर्थक्वेक आया था समंदर में कहीं पर, तो इससे जो वाइब्रेशंस होते हैं वो पानी में आते हैं, और पानी की वेव्स जो है वो बड़ी होती है.
तो आपके सामने ऐसा लग रहा है जैसे अब ये बिल्डिंग की हाइट जितना वेव्स होते हैं, और वेव्स आपके सामने आ रहे हैं, मतलब वही वो भी बड़ा भयानक होता है। अ मेजर सुनामी अकर्ड इन द इंडियन ओशन इन 26 दिसंबर 2004 में आया था ये सुनामी, एंड ऑल कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉसेस। इससे भी बड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी आएगा कि सारे घर, बिल्डिंग, खेत वेत सब पानी में डूब जाएंगे। सो व्हाट कॉजेस एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक आते कैसे हैं, क्यों हैं? इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक्स। पुराने ज़माने में लोग जानते नहीं थे अर्थक्वेक के बारे में, तो अलग अलग तरह की कहानियाँ होती थी। हमारी अर्थ तो शेषनाग पे टिकी हुई है, अब शेषनाग जब अंगड़ाइयाँ लेगा तो पूरी अर्थ हिलेगी। बोलो अब शेषनाग की साइज़ क्या होगी? जैसे ये बूझो की माँ दादी ने स्टोरी कही थी कि ये जो पूरी अर्थ है वो एक बुल है, बुल के 2 सींगों के ऊपर टिकी हुई, एक सींग के ऊपर, फिर वैसे उछाल कर वो दूसरे सींग पे ले लेती है। ऐसे नहीं करते, वो बॉल को उछालते हैं ऐसे, कभी इस सींग पे कभी इस सींग पे। तो ये भी एक कहानी, मतलब ये सब स्टोरीज थी, क्योंकि एट दैट टाइम द पीपल डिड नॉट नो अबाउट द एनीथिंग अबाउट द यूनिवर्स, प्लैनेट्स, इन सब के बारे में नहीं जानते थे। Therefore, expressed in mythological stories such as one of the told by the Bujo's grandmother। आपके भी शायद अगर ऐसी स्टोरी सुनी हो तो अच्छी बात है, मुझे सुनानी नहीं है। Similar myths were prevalent in other parts of the world। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टोरियाँ होगी इसके रिगार्डिंग, लेकिन ये सब सिर्फ बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। नाउ वी नो दैट द ट्रिमर्स आर कोज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन द इनसाइड ऑफ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। ये सब कुछ होने का रीज़न है क्रस्ट लेयर के अंदर की मूवमेंट। वहाँ पर जो आपके प्लेट्स का जो मूवमेंमूवमेंट होता है उसकी वजह से ये होता है। कई बार तो वो क्या होता है, वो ज्वालामुखी, ठीक है, वल्केनोज का इरप्शन होता है तो भी अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो उसमें सबसे ऊपर का जो लेयर उसको बोला जाता है क्रस्ट लेयर। क्रस्ट के नीचे आता है पत्थर का लेयर जिसको बोलते हैं अपन मेंटल लेयर, ठीक है, तारीफ बात नहीं करता, ये लेयर है मेंटल। इसको ऐसा लगेगा मेरे मेरा नाम आया, मेरा नाम, ये तुम्हारा नहीं है। उसके नीचे जो आता है उसको बोला जाता है आउटर कोर। कोर मतलब सेंटर के बाहर वाला रीजन आउटर कोर, और उसके सेंटर में आता है कोर रीजन। कोर रीजन जो है इनर कोर, वो लगभग मोल्टन फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, वेरी हाई टेम्परेचर इट इज़ दैट। तो पत्थर है या कोई भी मेटल्स है वो सारे वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वो वही होता है जब वो वोल्केनो इरप्शन होता है, जो बाहर निकलता है ना लावा, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस, इट इज़ फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंट मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट, और फ्रेगमेंट का नाम है प्लेट। दिस प्लेट्स आर कंटिन्यूअल मोशन। अब ये प्लेट जो है वो स्टेशनरी नहीं है, वो धीरे धीरे मूव करती है, बहुत स्लो लेकिन मूव करती है। When they brush past one another or a plate goes under one another, या तो एक दूसरे से, जैसे आप देखो दो फिगर दी गई है नीचे 15.1 में, ऊपर वाला जो है वो कलाइड हुआ है। कलाइड हुआ मतलब टकराना, मतलब एक प्लेट थी और दूसरी उसे टकरा कर उसके नीचे चली गई, तो ये जो प्लेट है वो ऊपर चली आएगी, तो यहाँ पर एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा जिसको आप अर्थक्वेक कहेंगे। या तो ऐसे मोशन नहीं हुआ, ऐसे हुआ, तो एक दूसरे से वो घिसते हैं, फ्रिक्शन में आते हैं। एट दैट टाइम ऑल्सो सम वाइब्रेशन कैन बी प्रोड्यूस। तो इन दोनों तरह से ये अर्थक्वेक आ सकते हैं। जैसे आप देखो कि हिमालय है हमारे पास इंडिया में, लेकिन उसका जो फॉर्मेशन था कुछ 10,000 साल पहले हुआ था, मतलब बिफोर 10,000 ईयर्स कुछ हिमालय जैसा नहीं था, आज है। तो क्या हुआ कि जो ये अपना इंडिया जैसे आप बोल दो तो वो अलग था, ऊपर वाला हिस्सा अलग था, और धीरे धीरे इनका मिलन हुआ। जब ये मिला तो जो सरफेस है वहाँ से ये माउंटेन्स, मतलब वो
अंडर पास्ट हुआ तो ऊपर वाला रीजन जो है वो ऊपर उठ गया और बना हिमालय। ठीक है, तो मतलब ये पूरी रेंज देख लो आप, हिमालयन रेंज, तो वो उसके नीचे वाला एरिया और उसके ऊपर वाला दोनों अलग अलग पार्ट्स अब जो मिल चुके हैं। तो मतलब हमारी अर्थ जो है वो कांस्टेंट चेंज होती रहती है, अर्थ जो है वो कांस्टेंट चेंज होती रहती है, उसका जो लिथोस्फीयर है वो चेंज होता है। अब आगे भी ऐसे चेंजेस होते रहेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया देखो तो वो थोड़ा थोड़ा करके दूर जाता है हमसे, तो वो अलग जा रहा है इस तरफ से, यहाँ से दूर, मतलब उनकी दूरी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर ये सब कुछ होता होगा, लेकिन ये इतना स्लो होता है कि हम उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं। लेकिन हज़ारों सालों बाद पता चलेगा कि अरे ये तो हमसे बहुत दूर हो गया। ठीक है, ऑल्दो वी नो फॉर श्योर व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, इट इज़ नॉट येट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट। अब हमें समझ में आ गया कि अर्थक्वेक क्यों आते हैं, वी हैव द आइडिया, अर्थक्वेक आने के रीजंस हमें पता है, लेकिन एग्जैक्टली कब ये अर्थक्वेक्स आएंगे वो हम नहीं बता सकते। ठीक है, मतलब प्रेडिक्शन ऑफ द अर्थक्वेक इज नॉट पॉसिबल येट। तो ट्रिमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कोज्ड व्हेन अ वल्केनो इरप्ट्स। अगर वल्केनो का इरप्शन होता है कहीं पर, वल्केनो जब फटता है तो भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, तो उसके आसपास के एरिया में भी अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। और अ मीटियोर हिट टू द अर्थ, या तो कोई मीटेराइट्स आकर गिरता है तो भी अर्थक्वेक आते हैं। बड़ा सा बम फूटता है, समझ लो, अर्थक्वेक के अर्थ के ऊपर एक मीटेराइट्स का आकर गिरना, तो मीटेराइट्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कुछ थाउजेंड्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आता है, कुछ थाउजेंड्स, जैसे आया था 48,000 किलोमीटर पर आवर, तो 48,000 किलोमीटर पर आवर और इतनी स्पीड से आएगा तो वो अर्थ को हिला के रख देगा। तो ऐसे समय में भी अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। या तो फिर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का होना भी अर्थक्वेक को ला सकता है। बड़े बड़े बॉम्ब फुटते हैं तो भी अर्थक्वेक्स आते हैं। However, most earthquakes are caused by the movement of Earth's plates. लेकिन इतने सारे रीज़न के बावजूद भी मेनली जो हमारा अर्थक्वेक आने का जो रीज़न है वो है द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। Now, since earthquakes are caused by the movement of plates, the boundaries of the plates are the weak zone where earthquakes are more likely to occur, and the weak zones are called as seismic zone या तो fault zone। तो हमें ये पता चला है स्टडी से कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अर्थक्वेक्स का आना कॉमन है। ऐसा होने का रीज़न ये है कि वहाँ की जो प्लेट्स हैं वो डेंजर जोन में आते हैं, मतलब वहाँ की मूवमेंट कुछ ज़्यादा है, या तो एक दूसरे से वो ज़्यादा वाइब्रेशन में आती हैं। तो ये जो जगह जहाँ पर ज़्यादा वाइब्रेशंस होने के चांसेस हैं या ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, ऐसी जगह को हमने कहा है डेंजर जोन या सिस्मिक जोन या तो फॉल्ट जोन। ठीक है, तो अब इंडिया में ऐसे कौन से जोन है जहाँ पर ऐसा हो सकता है? तो इन इंडिया द एरियाज विच आर मोस्ट थ्रेटन्ड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड इंडो गंगेटिक प्लेन। ये सब ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आ सकता है। आप देखो नीचे फिगर में भी दिया है, जो तिबेटियन प्लेट्यूज हैं उसके नीचे वाला जो एरिया पूरा हिमालय, ये पूरा हिमालय जो है वो इसी तरह से फॉर्म हुआ था। तो इसका मतलब वहाँ पर मूवमेंट है, तो वहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर वो हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाती है अर्थक्वेक आने की वजह से। लैंडस्लाइड होने का मतलब ऊपर से पत्थर जो है तो नीचे गिरते हैं। अब नीचे वैसे गांव जो होते हैं, अब ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आकर गिरेंगे तो वो तो ख़त्म। So the power of an earthquake is expressed in terms of magnitude on a scale called Richter scale। अब आप कभी न्यूज़ में देखो या पढ़ो न्यूज़पेपर में, तो जब अर्थक्वेक आते हैं तो न्यूज़पेपर में आएगा कि भाई 4.5 रिक्टर स्केल था या 5 रिक्टर स्केल था। ठीक है, तो रिक्टर स्केल क्या होता है? तो वो एक मेज़रमेंट है अर्थक्वेक का, उसकी कितना पावर था, अर्थक्वेक कितना स्ट्रॉन्ग था, वो आप रिक्टर स्केल पे मेज़र कर सकते हैं। तो रिक्टर स्केल पे अगर 5 से नीचे वाले जो होते हैं वो हमारे लिए चिंताजनक नहीं होते हैं, लेस देन 5 वो आते रहते हैं, और 1, 2, 3 वाले तो वेरी कॉमन है, वो तो हमें समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन 5 के ऊपर वाले हम फील कर सकते हैं, और उससे ऊपर ज़्यादा चले जाते हैं
6 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट, तो दे आर वेरी डेंजरस फॉर अस, ठीक है। जैसे मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिक्टर स्केल, वो ज़्यादा डेंजरस है। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक्स हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5। भुज में जो आया था वो 7.9 का था, 7.9 का अर्थक्वेक था, भुज में आया था और यहाँ की बिल्डिंगें गिर गई थी। यहाँ से कुछ 400 किलोमीटर 450 किलोमीटर दूर होता है भुज, वहाँ पर था, और यहाँ की अहमदाबाद में काफ़ी बिल्डिंग जो थी वो डैमेज हो चुकी थी, कुछ तो गिर भी गई थी, ठीक है। तो मतलब दे आर वेरी डेंजरस। और ये भी माना जाता था, मतलब अगर वो 7.9 की जगह 8 होता तो आधा अहमदाबाद भी ख़त्म हो चुका होता, लेकिन थैंक्स लो कि 7.9 पे रुक गया। फिर ये रिक्टर स्केल है, उस कैसे मतलब सिस्मोग्राफ कैसे ये मेजरमेंट होता है। वेरी सिंपल होता है, एक पेंडुलम होता है और पेंडुलम के नीचे एक पेन जैसा होता है जहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसको लटकाया गया होता है, मतलब वो सिंपल कांच की पेटी में होगा, वो स्टेशनरी होता है, लेकिन पेंडुलम हिल सकता है अगर वाइब्रेशन हुए तो। उसके नीचे होता है एक रोल, जैसे आपने वो नहीं देखा अपन, जैसे आप कहीं पर डी मार्ट में चले जाओ फॉर एग्जांपल, तो बिल आता है, तो बिल कहाँ से आता है, वो पेपर प्रिंट होके आती है अंदर से, ऐसा एक रोल होता है, उसके ऊपर ये पेन रखी होती है। अब ये प्रिंट होता रहता है कॉन्स्टेंटली। अब अगर वो हिलेगा तो वो पेंडुलम हिलेगा, पेंडुलम हिलेगा तो जो लाइन है वो आड़ी टेढ़ी हो जाएगी, और अगर नहीं हिल रहा है तो लाइन सीधी आएगी। तो जब तक लाइन सीधी आती है समझो कि अर्थक्वेक नहीं है, और जैसे ही वहाँ पर कुछ वाइब्रेशंस होंगे आप देखेंगे कि वो पेन ऊपर से हिलेगी तो वो जो लाइन्स आएगी पेपर के ऊपर वो स्ट्रेट नहीं आएगी, जिगजैग हो जाएगी, और उसी लाइन से पता चल सकता है कि कितना अर्थक्वेक आया होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हिलेगा समझो उतना ज़्यादा अर्थक्वेक, ठीक है। तो इस तरह से रिक्टर स्केल पे हम इसको मेज़र कर सकते हैं। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अर्थक्वेक, किस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेजेस दैट अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, अर्थक्वेक का प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते हैं। तो वी हैव ऑल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव। बाकी जो आगे हमने सब जो डिस्ट्रक्शंस देखे थे उससे सबसे ज़्यादा डेंजरस ये है। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट दैट वी मेक नेसेसरी प्रिकॉशंस, तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो पीपल लिविंग इन सिस्मिक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड। उनको ज़्यादा ध्यान रखना है, उनके बिल्डिंग्स ऐसे अर्थक्वेक्स फ्री बनाने चाहिए। आजकल के जो बिल्डिंग बनते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, नए बिल्डिंग जो बन रहे हैं वो जब अर्थक्वेक आते हैं तो वो गिरते नहीं हैं, वो हिलते हैं लेकिन रुक जाएंगे। जैसे आप वो देखो, आप ब्रिज के ऊपर खड़े हो और कोई हैवी व्हीकल भी आपके सामने से निकलता है, बस या ट्रक, तो देखना पूरा ब्रिज वाइब्रेट होता है लेकिन गिरता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के इलास्टिसिटी उसमें रखी जाती है। तो मॉडर्न बिल्डिंग्स जो हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं, हम देखें इसमें। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ क्वेक सेफ, मतलब अर्थक्वेक आए तो आप उससे बचे। जापान देखो, जापान में वो लकड़ियों के घर बनाते हैं, तो गिरेंगे तो ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। अगर ज़्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन होगा वो गिरेगा तो ख़त्म बात। तो कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, घर बनाने से पहले उनको कांटेक्ट करें, ऐसे ही घर न बना दें जिस जल्दी गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन हाईली सिस्मिक जोन द यूज़ ऑफ मड और टिम्बर इज़ बेटर, मिट्टी में से या तो लकड़ियों से घर बनाना अच्छा रहेगा। वेरी हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होगा वो डेंजर हो सकता है। कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स द डैमेज विल बी नॉट हैवी, रूफ जो होंगे वो हल्के होने चाहिए। इट इज़ बेटर इफ़ द कपबोर्ड्स एंड द शेल्व्स आर फिक्स्ड टू द वॉल्स, जो दीवार के आसपास हमने लगाया हुआ रखा हुआ जो सामान है वो उस दीवार से फिक्स होना चाहिए। कपबोर्ड ऐसा रखा होगा रख का और गिरा, आप नीचे बैठे थे, बैठे बैठे सो जाएंगे आप, ठीक है। बी केयरफुल वेयर यू हैंग द वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स एट्सेट्रा सो दैट इट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन द पीपल, ठीक है। जैसे आप सो रहे हैं और आपके सर के ऊपर ही फोटो फ्रेम्स मस्त आपने ऐसे मॉडलिंग फ़ोटो बनाकर बनाई थी, ठीक है, फिर उसी फ़ोटो के ऊपर हार आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वॉल क्लॉक्स जो है, मतलब आप जहाँ सीटिंग एरिया स्लीपिंग एरिया है वहाँ पर आपको दीवारें खाली रखनी है, ठीक है, तो गिरना नहीं चाहिए आपके ऊपर,
Since some buildings may catch fire due to earthquakes, it is necessary that the buildings, especially tall buildings, have fire equipments. फायर इक्विपमेंट्स होने चाहिए. आपने देखे होंगे आजकल जो नए फ्लैट्स बन रहे हैं हाई राइज, तो उनमें हर फ्लोर के ऊपर ऐसे फायर इक्विपमेंट्स होते हैं. अगर आग वाग लगती है तो आप इसको कंट्रोल में ले सकते हैं. फिर द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की जो हैं उसने कुछ क्विक रेजिस्टेंस हाउसेस के लिए रूल्स बनाए हैं, उसको फॉलो करना है. फिर आप घर के अंदर हैं, घर के बाहर हैं, तो आपको क्या स्टेप्स लेने हैं. सपोज़ कि आप घर के अंदर हैं तो टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स. मतलब ऐसे खुले मत बैठे. जैसे आप यहाँ पर रख के खा रहे हैं तो आपको क्या है, बेंच के नीचे घुस जाना है. अगर कुछ गिरता है तो बेंच के ऊपर गिरेगा, डायरेक्टली आपके ऊपर नहीं गिरेगा, तो आपको कम से कम चोट नहीं लगेगी. स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू. हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहें, आपके ऊपर गिरे नहीं है इस तरह से. एंड इफ़ यू आर इन द बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो. अगर आप बेड के ऊपर है तो भागना नहीं, या तो आप बेड के नीचे घुस जाएं या तो अपने आप को कवर कर लें. तो कुछ गिरता है तो सीधा आपके सिर के ऊपर नहीं गिरे. पहले चोट लगेगी लेकिन कम हो जाएगी. पिलो होगा और उसके ऊपर फैन गिरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे छोड़ फैन गिरा तो ठीक है, प्रॉब्लम हो सकता है. अब आप फैन से डरना नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ आप लोग. घर जी फैन हटाओ भाई, आप फैन ना चाहिए, टेबल फैन लेकर आओ, ये नहीं चलेंगे. इफ़ यू आर आउटडोर्स, अगर बाहर है तो फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पोल्स, लाइन्स ड्रॉप टू द ग्राउंड. अगर आप बाहर हैं तो ऐसा फाइंड स्पॉट ऐसा थोड़ा ढूंढना है तुम्हें, आसपास देखना है, जो खाली जगह है वहाँ पे जाके खड़ा रहना है. ढूंढने थोड़ी, मैप थोड़ी ना खोलना है तुम्हें कहाँ पर होगा ये. एंड इफ़ यू आर इन अ व्हीकल, कार बस ऐसे हैं, तो आपको बाहर नहीं निकलना है, आप साइड में कार को खड़ी रख दीजिए बस. ठीक है, चलाना नहीं है. तो इस जब अर्थक्वेक आते हैं और आप मोशन में हैं तो ड्यू टू वाइब्रेशंस आपकी कार जो क्या बैलेंस नहीं रहेगा और एक्सीडेंट हो सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है.